नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था टॉपिक संख्या 3, ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीतियों द्वारा विस्तार। आप सभी को वॉल्यूम 2 के नोट्स दे दिए गए हैं और उन वॉल्यूम 2 में जो सारे टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से कवर करवाएंगे। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक 3 को पढ़ा था, ब्रिटिश प्रभुता के प्रशासनिक नीतियों का विस्तार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। प्रशासनिक नीति के बाद हम लोग आर्थिक नीति को देखेंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनियां ने अपनी प्रशासनिक नीतियों को लाया, जैसे कि रिंग फेंस की नीति, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत। ये तीनों प्रशासनिक नीतियों के बारे में हम लोगों ने देखा था और इस नीतियों के माध्यम से कैसे कंपनी ने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया। तो आप लोगों ने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के पहले वह वीडियो को देखें, फिर हम लोग आज आर्थिक नीति के बारे में देखेंगे। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1757 से लेकर के 1857 तक का जो काल है, जो पीरियड है, वह कंपनी की साम्राज्यवाद की नीतियों का विस्तार का काल है। यानी कि कंपनी इस काल में अपने साम्राज्यवाद की नीति का विस्तार करना प्रारंभ किया था। और यहाँ तक कि सिर्फ कंपनी ने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि भारत से, यानी कि भारत के जो लोग हैं उनसे अधिक लाभ भी कमाना चाहते थे, अधिक से अधिक आय प्राप्त करना चाहते थे। तो प्रशासनिक नीतियाँ जो थी, यानी कि रिंग फेंस की नीति, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत, तो ये सारी नीति जो थी, तो ये सारी नीति जो थे वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार को लेकर के थे। लेकिन साम्राज्यवाद के साथ साथ अब कंपनी को आय की भी ज़रूरत थी, अधिक से अधिक आय कमाना चाहती थी, अधिक से अधिक लाभ प्रॉफिट कमाना चाहती थी। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया कि कुछ नीतियां लाई और वही नीति जो है वह आर्थिक नीतियां कहलाई। तो इसके संदर्भ में हम मुख्य रूप से 3 नीति के बारे में पढ़ेंगे। पहला नीति जो हमारा होगा वह होगा अस्थाई बंदोबस्त की नीति। पहला नीति जो होगा हमारा वह होगा अस्थाई बंदोबस्त की नीति। दूसरा नीति जो हमारा होगा वह होगा रैयत बारी प्रथा। और तीसरा आर्थिक नीति जो है वह है महालवारी प्रथा। ये 3 नीति के बारे में हम लोग देखेंगे आर्थिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी प्रथा और तीसरा महालवाड़ी प्रथा। ये तीनों जो पॉइंट हैं, यानी कि ये तीनों जो नीतियां हैं, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा, इससे एक प्रश्न प्रत्येक बार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए या फिर 65वीं पीटी की जो एग्जाम हुए थे उनमें से भी आप प्रश्न को देखें तो एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस नीतियों में या फिर निम्नलिखित में से किस में रैयत जो है वह किसानों को प्रदान कर दिया, किसानों को दे दिया गया, यानी किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। तो ये 3 नीति से अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे, अस्थाई बंदोबस्त को समझेंगे, फिर रैयतवाड़ी को और फिर महालवाड़ी को। तो सबसे पहले देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त की नीति जो है वह किसके द्वारा लाया गया, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। और कब लाया गया, 1793 ईस्वी में लाया गया। यहाँ यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त नीति किससे संबंधित है, तो वो कॉर्नवालिस से संबंधित है। कब लाया गया था, तो वह 1793 ईस्वी में लाया गया था। रैयतवाड़ी की प्रथा की यदि बात करें तो रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 2 अंग्रेजों ने मिलकर के किया था। पहला जिसका नाम है टॉमस मुनरो और दूसरा जिसका नाम है वह है कैप्टन रीड। ये दोनों को नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि विकल्प में आपका एक ऑप्शन और भी दिखाई देगा और वह ऑप्शन रहेगा विकल्प ई। तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की या किससे संबंधित है, और यदि आपके विकल्प में टॉमस मुनरो भी हो,
कैप्टन रीड भी हो तो आप विकल्प ई को मारे, यानी कि इनमें से एक से अधिक, यानी टॉमस मुनरो भी है और कैप्टन रीड भी है। ये दोनों ने मिलकर के 1820 ईस्वी में रैयतबाड़ी प्रथा की शुरुआत की। महालबाड़ी प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो यह हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा लाया गया, और यह जो लाया गया वह 1833 ईस्वी में लाया गया। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो तीनों नीतियाँ जो है वह किन किन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा लाया गया है उनके नाम से आप भलीभांति परिचित हों, क्योंकि विकल्प में कई बार मिलाने से संबंधित प्रश्न दिया जाता है, कई बार आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए कि अस्थाई बंदोबस्त की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लाया था। रैयतबाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 में लाया था। महालबाड़ी प्रथा हॉल्ट मैकेंजी ने 1833 ईस्वी में लाया था। अब इन तीनों को बारी बारी से हम समझेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त की नीति क्या थी, रैयतबाड़ी प्रथा की नीति क्या थी और महालबाड़ी प्रथा की नीति क्या थी। तो अस्थाई बंदोबस्त की नीति की यदि हम बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त इसका नाम ही है परमानेंट सेटलमेंट। इससे पूर्व जो है कंपनी की जो नीलामी व्यवस्था से जो आय प्राप्त होते थे उनमें सुस्थिरता नहीं थी, यानी कि वह परमानेंट नहीं था, कंटिन्यू नहीं था, कभी अधिक आय हो कभी कम, उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिलता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि नीलामी व्यवस्था की जो आय है, जो राजस्व है, उनमें सुस्थिरता लाने के लिए, यानी कि कंटिन्यूटी लाने के लिए क्या किया कि वह अस्थाई बंदोबस्त लाया, यानी कि किसान जो वहाँ के ज़मींदार थे उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वह परमानेंट कर दिया। वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वह क्या कहलाया, अस्थाई बंदोबस्त कहलाया। अब यह अस्थाई बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था वह किसके साथ किया था, वह जमींदारों के साथ किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, विकल्प रहेगा जमींदार, किसान, महाल या फिर जागीरदार। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया था, ठीक है, यानी कि जमींदारों को ही जागीर का मालिक बना दिया गया। अब जमींदारों के साथ क्यों किया गया, तो यहाँ से अगर हम मुगल शासन की ओर जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं, तो दो तरह के लोग होते थे। एक आपका हो गया, दो तरह के भूमि से संबंधित व्यक्ति के नाम दिखाई देते हैं। एक आपका हो गया जागीरदार और दूसरा हो गया आपका जमींदार। जागीरदार और जमींदार। अब जागीरदार और जमींदार में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न यूपीएससी तक में पूछे गए हैं 2018 की यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो जागीरदार, जागीर का मतलब क्या होता है, जागीर का मतलब होता है क्षेत्र, और दार का मतलब क्या होता है, दार का मतलब होता है अधिकारी, ठीक है। यानी कि जागीर का मतलब क्षेत्र और दार का मतलब अधिकारी, यानी कि क्षेत्र का अधिकारी को ही क्या कहलाता था, जागीरदार कहलाता था। यानी जागीरदार जो होता था वह किसी भूमि का मालिक नहीं होता था, बल्कि वह एक क्षेत्र का अधिकारी होता था। यानी कि जो मुगल बादशाह होते थे वह किसी भी व्यक्ति को कोई जागीर दे करके, वह जागीर के रूप में चाहे भूमि दे दे, कोई गांव दे दे, कोई कस्बा दे दे, उस व्यक्ति को क्या करता था, जागीर दे देता था और वह उस जागीर की देखरेख करता था। तो वह क्या कहलाता था, जागीरदार कहलाता था। जागीरों के पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी। जागीरदार जो है वह भूमि का मालिक कभी नहीं होता था, बल्कि वह भूमि की देखरेख करता था, किसकी ओर से, बादशाह की ओर से, ठीक है। लेकिन जमींदार की बात यदि करते हैं तो जमींदार का मतलब क्या हुआ, जमीन जोड़दार, यानी कि जमीन का जो अधिकार, जो जमीन का मालिक होता है वह जमींदार कहलाता है। तो जागीरदार और जमींदार में एक विशेष कॉन्सेप्ट आप यह समझे कि जागीरदार जो होता है वह किसी क्षेत्र का, किसी भूमि का अधिकारी होता है, जबकि जमींदार जो होता है वह किसी जमीन का मालिक होता है, यानी कि भूमि का मालिक होता है। तो अब इससे पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि
मुग़ल बादशाह के समय से यानी कि मुग़ल काल के समय से क्या सिस्टम चलता आ रहा था कि जो जागीरदार होते थे और ये ज़मींदार होते थे, ठीक है। मान लीजिए कि ए ज़मींदार है, बी जागीरदार है और सी जो है वह किसान है। तो जागीरदार जो होते थे वह ज़मींदार को यह काम सौंपते थे कि आप किसानों से अधिक लगान वसूल कीजिए और मुझे दीजिए। यानी कि ज़मींदार क्या करता था, किसानों से लगान वसूल करके किसको देता था, जागीरदार को देता था, और जागीरदार जो है वह मुग़ल बादशाह के पास पहुंचाता था, यानी कि मुग़ल बादशाह के दरबार में राजस्व को नियमित रूप से जमा करता था। तो इसके लिए यहाँ पे जो जागीरदार था वो बीच का बिचौलिया का काम कर रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसका तो कोई काम है ही नहीं, क्यों नहीं जागीरदार को हटा दिया जाए और डायरेक्ट जो है वह ज़मींदार को ही भूमि का मालिक बना दिया जाए और ज़मींदार से ही डायरेक्ट राजस्व वसूली मेरे पास आ जाए, तो वह ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा आय की प्राप्त होगा। तो इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जागीरदार को हटा दिया और ज़मींदार से ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ज़मींदार को ही क्या किया, जागीरदार का मालिक बना दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त की नीति अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किससे किया था। तो आप कभी भी भूल कर जागीरदार नहीं मारिएगा, यानी कि वह ज़मींदारों के साथ की गई थी जो कि ज़मीन का यानी भूमि का मालिक होता है, मालिकाना हक होता है। लेकिन जागीरदारों को भूमि पर कोई हक नहीं होता है, बादशाह जब चाहे जागीरदारों से उसकी भूमि को छीन सकती है। अब हम बात करते हैं ये अस्थाई बंदोबस्त की नीति। तो यह मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रों में लागू की गई थी। और यह जो औपनिवेशिक क्षेत्र था यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो क्षेत्र था उनमें से 19% क्षेत्र पर यह लागू किया गया था। यहाँ से भी याद रखिएगा कि 19% क्षेत्र पर यह लागू किया गया था। दूसरा जो हमारा है वह है रैयतबाड़ी प्रथा। इसकी चर्चा मैंने कर लिया कि रैयतबाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों याद करना है सन 1820 ईस्वी में। अब रैयतबाड़ी की बात यदि करते हैं कि रैयतबाड़ी प्रथा क्या है, तो रैयत का मतलब होता है भूमि या फिर ज़मीन, यानी कि रैयत जो है, जो भूमि है वह किसानों को दे देना रैयतबाड़ी प्रथा कहलाता है। यानी कि यह जो रैयतबाड़ी प्रथा था इसमें टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड क्या किए कि सीधे जो है वह ना ज़मींदार से ना ही जागीरदार से, सीधे वह किसान से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। यानी कि रैयतबाड़ी प्रथा में जो है वह सीधे किससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, किसान से ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया, यानी किसान को ही भूमि का मालिक बना दिया गया। अब किसान का ही यह कार्य था कि वह फसल उपजाए और निश्चित समय अवधि में जाकर के राजस्व डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के पास जमा करे। अब यहाँ से ज़मींदार को भी हटा दिया गया, जागीरदार को भी हटा गया और रैयतबाड़ी प्रथा में क्या किया, रैयत जो था यानी कि रैयत मतलब ज़मीन, रैयत जो है वह किसानों को दे दी गई, यानी ज़मीन किसान को सौंप दिया गया और किसानों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया और यही व्यवस्था जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था कहलाया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये शायद पूछे गए हैं हाँ, ये शायद 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस नीति में किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया, तो वह रैयतबाड़ी प्रथा में। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वह है महालवाड़ी प्रथा। तो महालवाड़ी प्रथा क्या है कि यहाँ पे जो महाल शब्द का यूज किया गया है, महाल, इस महाल का अर्थ होता है किसी गांव, मोहल्ला, कस्बा या फिर इस सभी छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं इसमें कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं, उसके लिए महाल शब्द का यूज किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, इसमें एक महाल से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, किसी प्रॉपर व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, जब बल्कि एक समुदाय से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था और वही व्यवस्था क्या कहलाता था, महालवाड़ी प्रथा कहलाता था। मतलब कि
इस व्यवस्था में राजस्व देने का कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरे माहौल की जिम्मेदारी होती थी, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी होती थी कि वह अपने क्षेत्र से राजस्व को इकट्ठा करके ब्रिटिश कंपनी के पास जाकर जमा करे। तो इस तरीके से यह जो व्यवस्था थी वह महारवाड़ी व्यवस्था कहलाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो यह कुल ब्रिटिश क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था और यह जो है वह कुल ब्रिटिश क्षेत्र का 33% क्षेत्र पर लागू था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी व्यवस्था जो है वह सर्वाधिक क्षेत्र पर व्याप्त थी, तो रैयतवाड़ी। अगर इसे क्रम में सजाया जाए तो पहले रैयतवाड़ी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा महालवाड़ी, फिर हो जाएगा आपका अस्थाई बंदोबस्त। इस तरीके से मतलब सर्वाधिक व्यापक रूप से रैयतवाड़ी प्रथा व्याप्त थी क्योंकि यह 51% क्षेत्र पर था, फिर महालवाड़ी और फिर अस्थाई बंदोबस्त। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 नीतियों के बारे में पढ़ा। अब इन तीनों नीतियों के क्या दूरगामी परिणाम हुए भारतीय किसानों के परिप्रेक्ष्य में और ब्रिटिश कंपनियों के परिप्रेक्ष्य में। तो यदि अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाती है तो इसमें कुछ हद तक जो राजस्व की जो आय थी, जो नीलामी की आय थी, उसमें स्थिरता आई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी को उतना अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ जितना कि लाभ प्राप्त जमींदारों को हो गया। यानी कि जमींदार जो है वह ब्रिटिश कंपनियों से अधिक लाभ कमाने लगा, यानी जमींदार को हक दे दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया, जमींदार को ही भूमि का मालिक बना दिया गया। तो जमींदार लोग क्या करते थे कि वह किसानों से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जमींदार जो है वह क्या करते थे, किसानों को प्रेरित करते थे, उन्हें परेशान करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जमींदार जो है वह अधिक से अधिक प्रॉफिट में आने लगा, वह शहर में रहने लगे और ब्रिटिश सरकार के पास उतनी इनकम नहीं होने लगी जितनी की इनकम जमींदारों के पास होने लगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से रैयतवाड़ी प्रथा है। तो रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इसमें क्या हुआ कि यह प्रथा थोड़ी हद तक ठीक रही, अच्छी रही, क्योंकि इसमें किसान को भूमि को मालिक बना दिया, लेकिन इसमें जो है ब्रिटिश कंपनी को उतना भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। महालवाड़ी प्रथा में भी ब्रिटिश कंपनियों को उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यदि कि मोटे तौर पर देखा जाए तो ये तीनों नीतियाँ जो थी वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए फ्लॉप साबित हुई, लेकिन भारतीय किसानों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि यह नीति जो है वह जमींदारों ने किसानों को इतना प्रेरित किया, इतना सताया कि यह आखिरकार जाकर के आंदोलन में उतर आए और वही आपको विद्रोह में देखने को मिलता है। सन 1799 में ब्रिटिश कंपनी ने जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया कि जो भी किसान जो है लगान अगर नहीं देते हैं, राजस्व निश्चित समय पर नहीं देते हैं, तो उनसे भूमि छीन लिया जाए। तो 1799 का जो यह अधिनियम था, यह जो राइट दिया गया था जमींदारों को, वह किसानों के लिए एक बोझ सा लगा। जो भी किसान मतलब कि अगर राजस्व नहीं देते थे तो उसकी ज़मीनों को छीन लिया जाता था। तो यही सब कारण जो है वो आगे चल करके हमारे कई सारे विद्रोह में परिवर्तित हो जाते हैं, कई सारे किसान आंदोलन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके परिणाम यही थे। तो यह था हमारा आज का अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ। अगले वीडियो में हम इसके शासन के विरुद्ध जो है वह विद्रोह को देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह आए, क्योंकि अब तो ये सारी नीतियाँ खत्म हुई। अब ये नीतियाँ से त्रस्त होकर के भारतीय लोग जो प्रेरित हुए हैं, भारतीय किसान जो प्रेरित हो रहे हैं, भारतीय लोग जो प्रेरित हुए हैं, वे सब अब क्या करेंगे कि इन नीतियों से प्रेरित होकर के विद्रोह करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वह विद्रोह से संबंधित होगा और कैसे विद्रोह की शुरुआत होती है और वह विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे सुलगते हुए 1857 की क्रांति में विस्फोट होती है। उस चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।